हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बहुत आपको अच्छा लगेगा। आज एक हम कैपेसिटर का प्रॉब्लम लेकर आए हैं। हमने थ्योरी पढ़ाई है डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो उसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो बेटो, प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो किसी तरीके से, तो आप सबसे पहले उसके अप्रोच को समझो कि हम कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। देखो, अभी मैं सिंपल प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इसमें सिंपल इस तरीके से है कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक को डिफरेंट तरीके से इंसर्ट किया गया है। ऑब्वियसली बात है कि हम उस तरीके के डाई इलेक्ट्रिक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि जहाँ डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक डायरेक्ट होगा। थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन हम लोग डालेंगे, बट आपको थोड़ा सा एंजॉय करना पड़ेगा इसको कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें। तो पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में देखो क्या बोल रखा है। प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्या है प्रॉब्लम। A highly non-trivial capacitor configuration that combines series and parallel dielectric arrangement in non-uniform matter। अब देखो, हम लोग क्या, हम एक्चुअली में जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो उसमें क्या है कि सीधे सीधे यूनिफॉर्मिटी दे रखी है और उसमें हम लोग कैपेसिटेंस वगैरह निकालना होता है। बट इसमें देखो, हमें देखो कॉम्प्लेक्स बाउंड्री कंडीशन एट द डाइलेक्ट्रिक इंटरफेसेस दे रखा है। देखो डाइलेक्ट्रिक इंटरफेसेस पे अगर मैं बाउंड्री के जो कंडीशन है, अगर उसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, बाउंड्री के कंडीशन को चेंज कर दें, करने से क्या होगा कि बेटा जो उसके ऊपर जो इंड्यूस चार्जेस होंगे, उस जो उसके ऊपर जो डिफरेंट फिनोमिना हो रहा होगा, डिफरेंट फिनोमिना कहने का मतलब हमारा ये होगा कि आप इंड्यूस चार्जेस जो होगा वो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि ये इस पे प्लस सिग्मा होगा, इस पे माइनस सिग्मा होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसकी वजह से के एप्सिलॉन नॉट वगैरह कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उसके थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन हम लोग डालेंगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। तो अच्छा, अभी तक कैपेसिटर प्लेट्स पे हम क्या पढ़ते थे कि एक प्लस सिग्मा इधर होता था और एक माइनस सिग्मा इधर होता था। तो प्लस सिग्मा इधर होता था, माइनस सिग्मा इधर होता था, तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज दे रखा है और इसके ऊपर माइनस चार्ज दे रखा है, उससे हम आंसर निकाल लेते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर सिग्मा वन है और इसके ऊपर सिग्मा टू, तो उस केस में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें देखना होगा, ठीक है। फिर दे रखा है एडवांस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, आप देख सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल्स को अगर जैसे चार्जेस दे रखा होता है, तो वहां पे हम वेक्टोरली या फिर किसी जो हमारे टेक्निक्स होते हैं उनको अप्लाई करके, हम सुपरपोजिशन के टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने आंसर को निकालते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी मिनिमाइजेशन टेक्निक। अच्छा, आप जानते हो कि जो भी एनर्जी होती है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करती है कोई भी सिस्टम, तो ये उसमें इसके कॉन्टेक्स्ट को लेके हमने एक प्रॉब्लम डिजाइन किया है। आप देखो और इसको समझो और जितना एंजॉय हो सके करते रहो, ठीक है। A parallel plate capacitor with square plates of side density A is equal to L square। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जो स्क्वायर है, और उसका जो लेंथ दे रखा है L दे रखा है, और एरिया क्या दे रखा है L स्क्वायर दे रखा है। एंड प्लेट सेपरेशन डी कंटेन थ्री डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो वो जो प्लेट सेपरेशन दे रखा है इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, वो डी दे रखा है। और वो क्या दे रखा है, कंटेन थ्री डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है, अरेंज इन एन असिमेट्रिक पैटर्न एज शोन इन द क्रॉस सेक्शन डायग्राम बिलो, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आप देख रहे होगे बेटा, तो इस डायग्राम में ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे रखा है, और ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटर प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट है। अच्छा, इस पे माइनस सिग्मा एल दे रखा है और इस पे माइनस सिग्मा आर दे रखा है। तो इस पॉजिटिव प्लेट पे हाफ पे प्लस सिग्मा आर दे रखा है और इस पे प्लस सिग्मा एल दे रखा है, ठीक है। K1 इक्वल टू 2 दे रखा है, विच इज ऑन द लोअर हाफ। लेफ्ट लोअर मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट में और लोअर में, इस पे इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 दे रखा है। जो K3 है वो लेफ्ट अपर है, मतलब लेफ्ट साइड में अपर, इस पे कांस्टेंट K इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। और ये राइट साइड में इसको K इक्वल टू हाफ दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। Derive the total capacitance C equivalence of this configuration in terms of L D epsilon naught K1 K2 and K3, ठीक है। तो ये अगर K1 K2 K3 अगर आपको दे रखा है बेटा, K1 K2 K3 अगर दे रखा है, तो अगर सी इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा, तो ये 2 4 और 8 दे रखा है ये हमारा। तो इस केस में अच्छा, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर इसका हम कैपेसिटेंस निकाल लें, इसका कैपेसिटेंस निकाल लें और इसका कैपेसिटेंस निकाल लें, तो ये दोनों जो कैपेसिटेंस आप देख रहे हो बेटा, इन दोनों पे जो चार्ज वोल्टेज वगैरह सेम दे रखा है, तो इन दोनों K1 K3 और K2, K3 और K1 और K2 K3 दे रखा है और K2 दे रखा है, तो इनको हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें, तो इस जो K2 इक्वल टू 8 पे दे रखा है, वो जो एंटायर सिस्टम है वो किस में है, अगर हम बात करें
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कंडीशन में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं, हम बेसिक सॉल्यूशन को देखते हैं। द कैपेसिटर हैज एन asymmetric arrangement. The key insight is that this configuration can be decomposed into two parallel capacitors. लेफ्ट साइड जो दे रखा है और राइट साइड दे रखा है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडीशन क्या होता है बेटा? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ये एक पैरेलल प्लेट है और ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, तो इस हाफ को और इस हाफ को हम सुपर पोजिशन करते हैं और C1 और C2 को ऐड करते हैं इन पैरेलल पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ये दोनों पैरेलल में क्यों है? क्योंकि इन जो सरफेस डेंसिटी हमें दे रखी है, आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो सरफेस दे रखा है, तो इस कैपेसिटर में ये हाफ जो दे रखा है, हाफ दे रखा है, इसके वजह से ये जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ये आप देख सकते हो कि माइनस सिग्मा आर है और ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एल है। तो माइनस चार्ज क्योंकि डिफर कर रहा है, ठीक है। अगर चार्ज इसमें डिफर कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन कौन से हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर चार्ज माइनस सिग्मा आर और माइनस सिग्मा आर होता तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाता, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को निकालते हैं। देखो, पहले अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करें तो ए क्या हो जाएगा? L² बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, C1 जो होगा वो सी लोअर प्लस सी अपर हो जाएगा। मतलब इस लोअर कैपेसिटर और इस अपर कैपेसिटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, सी लोअर में दे रखा है, सी लोअर और सी अपर को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर राइट कैपेसिटेंस C2 को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? के एप्सिलॉन नॉट L² बाई 2 डी, उससे कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इन दोनों को पैरेलल में C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें बेटा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये दोनों पे एक हाफ हाफ दे रखा है, तो इस क्यूब जो होगा वो चार्ज इंडक्शन इस पे माइनस सिग्मा एल दे रखा है। अगर इसमें वोल्टेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा C1 V0 से क्या हो जाएगा? V0 से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से Q2 को क्या हो जाएगा? C2 × V0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज डेंसिटी ऑन द लेफ्ट क्या हो जाएगा? Q1 / L² बाई 2। कैसे हो जाएगा? सिग्मा क्या होता है बेटा? Q/A होता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से राइट हाफ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा आर क्या हो जाएगा? Q2/L² बाई 2, दैट इज दिस। अच्छा, इस Q1 और Q2 को अगर हम बात करें निकालने की, तो अब किस तरीके से हम निकाल रहे हैं बेटा? अगर वोल्टेज V दे रखा होता तो ये C1 और C2 के कॉम्बिनेशन में आता। C इक्विवेलेंट हमें पता है और C1 और C2 हमने निकाल रखा है। उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो सिग्मा फाइनल एक्स क्या हो जाएगा? 2। इसका जो आंसर आएगा, आप थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम कर रहा हूँ, उसका आंसर क्या आ जाएगा? एक सेकंड रुक जाना बच्चों, कंट्रोल एल में करता हूँ, कंट्रोल एल। ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट V0 अपॉन डी K1 + K3 आ जाएगा। when x is between L0 to L/2 and K2 एप्सिलॉन नॉट V0 अपॉन डी when L/2 to L, ठीक है। आगे दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? बाउंड चार्ज ऑन द वर्टिकल इंटरफेस। अच्छा, वर्टिकल इंटरफेस पे बाउंड चार्ज अगर हमें निकालना हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? द वर्टिकल इंटरफेस इज एट x = L/2, ओके। लेफ्ट साइड जो दे रखा है उसमें क्या इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 K3 अपॉन K1 + K3, क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से होगा बेटा? एक सेकंड रुक जाना बच्चे। ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं कि इस वाले पे माइनस सिग्मा एल और इस पे माइनस सिग्मा एल है, तो इस हाफ वाले कैपेसिटर्स पे ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो जाता है बेटा? सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है 1/K1 + 1/K3, और इसका हम अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो K1 K3 अपॉन K1 + K3 हो जाएगा, ठीक है।
राइट साइड में क्या दे रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 दे रखा है, ठीक है। तो ई लेफ्ट क्या हो जाएगा, V0/D हो जाएगा, और ई राइट जो होगा वो V0/D होगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, V/D/2 एंड V/D/2, ठीक है। अच्छा, द बाउंड surface charge on the vertical surface arise from the discontinuity of the normal component of polarization F P vector at the interface। इस ये बच्चों थोड़ा सा एक अंडरलाइनिंग पॉइंट है, क्या पॉइंट दे रखा है कि जो बॉन्ड बाउंड चार्जेज होगा, अगर मैं बाउंड चार्जेज की बात करूं, सरफेस चार्ज ऑन द वर्टिकल इंटरफेस, तो जो वर्टिकल इंटरफेस दे रखा है उसमें चार्ज किस तरीके से आएगा, फ्रॉम डिसकंटिन्यूटी ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन पी वेक्टर एट द इंटरफेस, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द पोलराइजेशन पी है, इसकी में जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इसमें जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इसी की वजह से तो बाउंड चार्ज होगा। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते थे, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डाइलेक्ट्रिक में इसमें कुछ पोलराइजेशन, इसमें कुछ पोलराइजेशन, इसके जो डिसकंटिन्यूटी थी उसकी वजह से हमारा चार्ज जो बाउंड चार्ज है वो appear हो रहा था, ठीक है। एट द इंटरफेस x इज इक्वल टू L/2, ठीक है। तो इंटरफेस पे जो x क्या है वो L/2 है, एंड द नॉर्मल डायरेक्शन इज x कैप, ठीक है। तो बाउंड चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा भी हो जाएगा वो p राइट इंटू n वेक्टर माइनस p लेफ्ट इंटू n वेक्टर, ठीक है। वेर एन पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, p लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट k इफेक्टिव -1 इंटू ई लेफ्ट, एंड p राइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 -1 इंटू ई राइट, ठीक है। अच्छा, p वेक्टर जो होगा वो y डायरेक्शन में होगा, नॉट इन x डायरेक्शन। द इंटरफेस दैट x इज इक्वल टू L इज वर्टिकल, so the normal component of the p is 0 because p points in the y direction, okay। However, there is a bound charge surface charge at this interface due to the normal tangential discontinuity, which creates bound charge on the internal because k changes abruptly, ठीक है। ये लाउड, ये लाइन बेटा आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ये लाइन आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, द बाउंड चार्ज ऑन द इंटरफेस इज ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन एट द इंटरफेस। क्या बोल रहा है बेटा, जो द बाउंड चार्ज ऑन द इंटरफेस है वो किसके वजह से, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन एट द इंटरफेस, ठीक है। तो हम लोग देखते थे कि ये जो पोलराइजेशन है इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता था, इसी की वजह से तो बाउंड चार्ज आ रहा है, ठीक है। बट ये पी इज वर्टिकल टू द नॉर्मल कंपोनेंट टू द वर्टिकल इंटरफेस, ठीक है। However, because electric field is in the left and right result differ, there is the surface charge on the plate that varies with x, okay? And this create a horizontal electric field component near the interface, ठीक है। और इसी को हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। In the ideal capacitor, E is purely vertical everywhere, ठीक है। Therefore, P is purely vertical and there is no bound surface charge on the vertical interface because P dot n is 0 at the interface, ठीक है। However, the problem asks for the net induced bound charge on the vertical interface. This is a trick question. क्या है इसमें ट्रिक बेटा? In absence of fringing field, there is no bound charge on vertical interface. अगर मैं बात करूं तो अगर fringing field absent है तो there is no bound charge on the vertical interface. अच्छा, वर्टिकल इंटरफेस पे फ्रिंजिंग की वजह से जीरो है तो इस पे जो बाउंड चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। At the interface between two dielectric, the boundary condition for the normal component of D क्या होता है, dn1 normal is equal to dn2, ठीक है। But D is vertical, so the normal component at the vertical interface is zero. This is automatically satisfied. The bound surface at the interface क्या हो जाएगा, P1 into N1 cap into P1 plus P1 into N2 cap, ठीक है। Since P1 and P2 are both vertical in interface, normal is horizontal, तो P1 Ni cap जो होगा वो जीरो होगा, therefore sigma b is equal to zero. However, if you consider total bound charge on entire vertical interface is zero because bound charges on interface from both side cancel। तो आप देख सकते हो कि बेटा इससे और इसके वजह से जो बाउंड चार्ज है वो कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि P1 डॉट N1 वेक्टर जो होगा वो जीरो हो जाता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था बच्चों, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देखना। और आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट वीडियो बनाना है जैसे फ्रिंजिंग फील्ड वगैरह पे, अगर आपने नहीं पढ़ा है
तो आप वो भी कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? तो हम इस तरीके से आज स्टार्ट करेंगे एक कैपेसिटेंस का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बेटा। और कैपेसिटेंस का जो प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड होगा? वो डाइलेक्ट्रिक्स पे बेस्ड होगा। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं किस तरीके से है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक हाईली नॉन ट्रिवियल कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है दैट कंबाइन सीरीज एंड पैरेलल डाइलेक्ट्रिक अरेंजमेंट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैटर। ठीक है। This problem tests your ability to handle complex boundary condition at the dielectric interface, non-uniform charge distribution on a capacitor plate, and advanced superposition principle and energy minimization technique। अच्छा बच्चों, आप कैपेसिटर वगैरह में पढ़े होंगे कि जो बाउंड्री कंडीशंस होती है, बाउंड्री कंडीशंस पे किस तरीके से जो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, अगर उसको आप एनालिसिस करने जाओ और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, लाइक यूनिफॉर्म ना हो, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से बिल्ड करोगे वो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू देखने वाले हैं। A parallel plate capacitor with square plate of side length L and parallel separation D contains three different dielectric materials arranged in an asymmetric pattern as shown in the cross sectional diagram below। ठीक है। तो तीन कैपेसिटर्स दे रखे हैं बेटा, जिसका एक का K3 इक्वल टू 4 दे रखा है, एक का K1 इक्वल टू 2 दे रखा है और K2 इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन K1 इक्वल टू 4 टू और K3 इक्वल टू 4 है, उसको हम देख सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, दैट इज माइनस सिग्मा एल और प्लस सिग्मा एल। तो जब चार्ज डेंसिटी सेम है तो ये क्या हो जाएगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और ये जो K2 के साथ ये क्या हो जाएगा? इंटायर पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर पहला प्रॉब्लम की हम बात करें, डिराइव द टोटल कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ एल डी एप्सिलॉन नॉट K1 K2 एंड K3। ये बहुत इजी सवाल हो गया बच्चों। क्या इजी हो गया कि अगर मैं बात करूं सी लोअर और मैं अगर बात करूं तो इस कैपेसिटेंस के इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 2 का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? के एप्सिलॉन नॉट एरिया ए अपॉन डी बाई टू। ठीक है, क्योंकि ये डी बाई टू का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। एरिया जो होगा वो एल बाई टू इंटू एल बाई टू हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई टू डी आंसर आ जाएगा। सेम कंडीशन अपर के लिए हो जाएगा, बट इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और फिर अगर लोअर हाफ और अपर हाफ का हमें कैपेसिटेंस पता चल गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरीके से C1 जो होगा वो C लोअर प्लस C अपर हो जाएगा और इसकी वजह से C इक्विवेलेंट हमें निकल जाएगा। ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा? ये जो दोनों हमने सीरीज निकाला था, ठीक है, अब राइट साइड वाले के लिए हो जाएगा वही K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई टू डी। तो इसके राइट वाले का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। और क्योंकि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल हैं तो वो जो K1 और K3 था, अगर उनको हम पैरेलल उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल चुके हैं, सॉरी उनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल चुके हैं, तो वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। कौन कौन से? K1 और K3 का जो इक्विवेलेंट है वो K2 के पैरेलल में है। तो C1 प्लस C2 से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट क्या है इधर का? फाइंड द फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफएक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम प्लेट एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स। अच्छा, अगर पोजीशन एक्स की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि एक्स पोजीशन में सिग्मा वेरी कर रहा है। अगर एक पोजीशन में सिग्मा वेरी कर रहा है तो हमें फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफएक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम प्लेट्स एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। ठीक है बच्चों। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से होगा? Q1, अच्छा C1 और C2 हमें पता है, तो हम क्या उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या कैसे? Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी नॉट एंड Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी नॉट। ठीक है। तो C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी वो? हमारी जो C1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 आई थी। ठीक है। और Q2 हम लोग, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं Q2 की तो वो क्या हो जाएगा? C2 इंटू वी नॉट दैट इज K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई टू इंटू वी नॉट। ठीक है। द चार्ज डेंसिटी ऑन द लेफ्ट ऑफ क्या हो जाएगा? सिग्मा एल जो होगा वो Q1 अपॉन एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, दैट इज टू एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई टू K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3।
अच्छा, द चार्ज डेंसिटी ऑन द राइट हाफ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एल, Q2 अपॉन एल स्क्वायर बाय 2, वो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट V नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो बाउंड चार्जेस हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन, ये तो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, फ्री चार्ज डेंसिटी। कैलकुलेट द नेट इंड्यूस्ड बाउंड सरफेस चार्ज ऑन द वर्टिकल इंटरफेस एट x इक्वल टू L/2, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो बेटा कि जो नेट बाउंड चार्ज आता है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। देखो, इसके जो सॉल्यूशन, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में वेरी करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं कि अगर ये जीरो होता है, क्योंकि वो कैंसिल कर देते तो आपको थोड़ा सा जो थिंकिंग है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाते हैं, किस तरीके से। अच्छा, जो वर्टिकल इंटरफेस है जो क्या किसने पे, x इक्वल टू L/2 पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इफेक्टिव दे रखा है, दैट इज K1 K3 अपॉन K1 + K3। क्यों, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में थे, ठीक है। सॉरी सॉरी, वो दोनों सीरीज में थे। और राइट साइड में जो डाइलेक्ट्रिक है वो Q2 में है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा, V0/d, और ई राइट कितना हो जाएगा, V0/d, ठीक है। तो V, अगर लोअर हमें पता हो, वी लोअर हमें पता, वी लोअर और यहाँ वी अपर का मतलब क्या होता है बेटा, वी लोअर का मतलब जो K3 वाला है, और वी अपर का मतलब, वी लोअर सॉरी, जो K1 है, और वी अपर का मतलब K3 है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो द बाउंड चार्जेस ऑन द वर्टिकल इंटरफेस अराइज फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन P एट द इंटरफेस, ठीक है। At the interface x is equal to L/2, the distribution is x dash, which is perpendicular to the surface. तो जो सिग्मा भी वो कितना हो जाएगा, P राइट इंटू एन कैप माइनस P लेफ्ट इंटू एन कैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस जो चार्ज हो रहा है वो निगेटिव होगा, इसके वजह से सुपर पोजिशन का हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अच्छा, P लेफ्ट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इफेक्टिव -1 इंटू ई लेफ्ट हो जाएगा, और P राइट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 - 1 इंटू ई राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्या केयरफुल रहने की जरूरत है कि जो पी वेक्टर है वो वाइड, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन। क्यों, द इंटरफेस इज इक्वल टू, सो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इज जीरो, बिकॉज पी वेक्टर पॉइंट्स इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। However, there is a bound surface charge at this interface due to the tangential discontinuity of E vector, ठीक है। एक्चुअली अगर मोर प्रेसाइज अप्रोच की बात करें, द बाउंड सरफेस चार्ज ऑन द इंटरफेस इज ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दैट द इंटरफेस, but here P vector is vertical, so no normal component to the vertical interface. However, because the electric field in the left and right across differ, there is a surface charge on the plates we arise with it. सच्चा एक बात समझ सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट और राइट रीजन है वो इक्विवेलेंट तो नहीं है। वो जो ई हमने निकाला क्या, V0/d, अगर मैं निकालूं E2 इक्वल टू V0/d, तो वो क्या एक्स के साथ वैरी तो कर ही रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसकी वजह से एक फ्रिंजिंग फील्ड आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक देखते हैं हम लोग क्या होता है बेटा, अगर आइडियल कैपेसिटर है जिसमें कि फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है, अगर आइडियल कैपेसिटर है और वो फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है उसमें, तो ई इज प्योरली वर्टिकल एवरीवेयर, देयरफॉर ई पी वेक्टर इज प्योरली वर्टिकल एंड नो सरफेस चार्ज ऑन द वर्टिकल सरफेस बिकॉज पी डॉट एन इज जीरो। तो अब आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल होगा और पोलराइजेशन वेक्टर है, क्योंकि नॉर्मल और पी डॉट एन अगर हम बात करें तो 90 डिग्री एक दूसरे के बना रहे हैं, तो इनका डॉट टू डॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। However, the problem asks for the net induced bound charges on this vertical interface, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर मैं फ्रिंजिंग फील्ड को एब्सेंट मानता हूँ, अगर मैं फ्रिंजिंग फील्ड को एब्सेंट मानता हूँ, तो देर इज नो बाउंड सरफेस चार्ज ऑन द वर्टिकल इंटरफेस, ठीक है। At the interface between two dielectrics, the boundary condition for the normal component of D क्या हो जाएगा, dN1 is equal to dN2 हो जाएगा, ठीक है। But D vector is vertical, so normal component at a vertical interface is zero. This is automatically satisfied. क्या है, जो अगर बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इंटरफेस में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, P1 N1 वेक्टर प्लस P2 N2 वेक्टर, ठीक है। And since P1 and P2 are both vertical at the and the interface is normal, so P1 dot Ni is equal to zero. Therefore, sigma is equal to zero. तो इससे बेटा आपको पता चला होगा कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है और जो नॉर्मल का जो इंटरफेस होता है वो क्यों, ये दोनों परपेंडिकुलर है।
तो सिग्मा भी जीरो हो जाएगा। इस इन जो हमने एंटायरली 2-4 मिनट में हमने डिस्कस किया इस कंक्लूजन को, जो मैंने हाईलाइट किया, इसको आप नोट करो, इस पे थोड़ा सा आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करो, ताकि आपकी जो थिंकिंग हो वो इनहांस हो सके, ठीक है। If you consider the total bound charge on electric vertical interface, it's zero because bound charge on the interface both side cancel. So sigma b is equal to zero. तो यही था बच्चों क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छे से मैंने डिजाइन किया है, बहुत कलरफुल इसमें फिगर यूज किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इससे आपके जेई एडवांस में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। क्योंकि जेई एडवांस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्रिंजिंग फील्ड वगैरह को तो वो नहीं डाल सकते, बट जो हमने अप्रोच यूज किया पोलराइजेशन वगैरह का, उससे आप थोड़ा बहुत पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, तो इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया भी है एडवांस के प्रॉब्लम्स में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आई होप कि काफी अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो बेटा, या फिर कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूं, तो आप डेफिनेटली मेरे से बोलो, एंड आई विल क्रिएट द वीडियो, एंड देयरफॉर वी विल लेट्स क्रैक द जेई टुगेदर। ओके, सो गुड बाय बच्चों।